बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बीएसएन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई नो कि इस लेक्चर का आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के फेसबुक देखकर, जो आप लोगों ने हमें ट्विटर पे मैसेजेस किए या इसके अलावा जो आप लोगों ने पर्सनली टेक्स्ट किए हमें, उन सबसे हम पता चलता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया इस लेक्चर के लिए। तो चलिए आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जनरल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि बेस कर रहा है हमारे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पे। हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है और इसके साथ कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी से रिलेट करती है। हम बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। ये बहुत अच्छा मौका है, सीरीज स्टार्ट होने लगी है और आप 1 बाय 1 लेक्चर्स तमाम ले सकते हैं। और सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल होगी, आप उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो हमारा फर्स्ट क्या है, हमारे क्वेश्चन क्या है, फार्माकोलॉजी डिफाइन करनी है हमने। फार्माकोलॉजी बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिस फार्माकॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स। लोगोस का मतलब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टडी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स है, मेडिसिन की स्टडी है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन, नेचर, केमिस्ट्री, इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ ड्रग्स। ओरिजिन बेसिकली क्या होता है किसी भी चीज का, कि वो चीज किस चीज से ओरिजिनेट हुई है, किस चीज से बनी है, वो कहाँ से निकली है, कहाँ से वजूद में आई है, ठीक है। नेचर क्या होती है, अब अगर हम मेडिसिन देखें तो मेडिसिन हमारे पास बहुत सारी नेचर की होती हैं, सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, सस्पेंशन फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो हम उस तरह से देखते हैं। देन उसकी केमिस्ट्री आती है कि उस मेडिसिन की, उस ड्रग की केमिकल नेचर किस तरह की है, वो किस किस तरह के केमिकल्स मिले हैं, कितनी क्वांटिटी में मिले हैं, ठीक है, और क्या इसका केमिकल फॉर्म हो रहा है। तो हम केमिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं। देन हम उसके इफेक्ट डिस्कस करते हैं कि अगर ये मेडिसिन किसी ह्यूमन बॉडी में जाएगी या किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जाएगी तो किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या क्या उसके असरात आएंगे और क्या क्या उस मेडिसिन के यूजेस हैं, हम कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। It also deals with how drugs interact within biological system to affect function. अब इस लाइन का क्या मतलब है, ड्रग्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। एक ड्रग का जो इफेक्ट है हो सकता है कि वो दूसरी ड्रग के इफेक्ट को कैंसिल करता हो, ठीक है। तो ये बात भी हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि कुछ ड्रग्स बेसिकली आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में और किस तरह से वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो हम ये तमाम चीजें फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्रग क्या होती है। ड्रग बेसिकली कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि अफेक्ट करती है लिविंग सिस्टम को। ड्रग जो है फ्रेंच वर्ड ड्रग से निकला है, जिसका मतलब क्या है, ड्राई हर्ब होता है। आप जानते हैं कि पुराने लोग जो थे वो जड़ी बूटियों से अपना इलाज किया करते थे। उन्होंने देखा कि मतलब जो जानवर वगैरह हैं वो कुछ स्पेसिफिक किस्म के पत्ते या कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां खाते हैं जब वो किसी एक कंडीशन में होते हैं, डिजीज कंडीशन में होते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो इंसान ने वहीं से सीखा कि अगर हम हर्ब यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें हीलिंग मिलेगी, हम जो है वो ठीक हो जाएंगे, क्योर हो जाएगा हमारी डिजीज का, ठीक है। ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, हम डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस को ट्रीट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पैथोलॉजिकल स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर डायग्नोस्टिक डिजीज कंडीशन, हम डिजीज कंडीशन को इवन डायग्नोज करने के लिए भी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी डिजीज की साइन सिम्टम जो है वो हम पे रिवील नहीं हो रही हैं तो हम उनको रिवील करने के लिए भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। देन हम बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी की। तो सब डिवीजन फार्माकोलॉजी की बेसिकली 10 सब डिवीजन हैं। सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स है, देन फार्माकोकाइनेटिक्स है, थेराप्यूटिक्स है, कीमोथेरेपी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, फार्माकोग्नोजी है, फार्मेसी है, पोसोलॉजी है और फार्माकोजेनेटिक्स है। हम 1 बाय 1 इन तमाम को डिस्कस करेंगे, तो परेशान नहीं होना इतने सारे नाम देख के। फार्माकोडायनेमिक्स, तो फार्मेको का क्या मतलब, हमने पढ़ लिया कि ड्रग्स होती हैं। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि हरकत करना, मूव करना। तो हमारी ड्रग जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो किस तरह से बॉडी के अंदर मूव करेगी, बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी, वो क्या है, फार्मेकोडायनामिक्स होती है बेसिकली। स्टडीज ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एज वेल एज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि किसी भी ड्रग के बायोकेमिकल एक्शन क्या है, कि वो सेलुलर लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे जाके किस किस तरह के रिएक्शन प्रोड्यूस करती है और फिर उन रिएक्शंस के क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हम उन सबको देखेंगे और फिर हम उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि कोई ड्रग किस तरह से काम करती है। द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, अगर आप ये इतना सा भी याद रखते हैं ना तो आपको आराम से याद हो जाएगी डेफिनेशन।
कि कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, हम वो देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इन लिविंग टिश्यू, तो बेसिकली हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे होते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर, कि लिविंग टिश्यू में जाके ड्रग किस तरह से काम करती है और किस तरह से वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो फार्माकोडायनामिक्स समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स से क्या मतलब होगा कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ में क्या करती है। द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांसफॉर्मेशन। हमारी जो बॉडी है वो ड्रग को मेटाबोलाइज करती है। मेटाबोलाइज क्या होता है कि उस ड्रग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके जहाँ जहाँ पे जितनी नेसेसिटी है उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर लेना, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको बॉडी से रिलीज कर लेना। ठीक है, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि एक तरह की प्रोडक्ट को, एक तरह की केमिकल नेचर को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में किसी दूसरी फॉर्म में। ठीक है, कि एक फॉर्म में आपने ड्रग दी, आपकी बॉडी के फॉर एग्जांपल लिवर ने उसको बायो ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी और चीज में जो कि अब्जॉर्बेबल है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या सलूक कर रही है, तो ये बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स होती हैं। ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड बाय लिवर एंजाइम, हमारे लिवर के बहुत सारे एंजाइम हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं। देन आर कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड बाय हेपेटिक एंजाइम टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। ठीक है, कि हमारा जो लिवर है वो उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में डिवाइड कर देता है जो कि एब्जॉर्बेबल हो सकते हैं या उनको बॉडी से रिमूव भी किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बना दे यूज करने के बाद जो कि एक्सक्रीशन के लिए आसान हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो भी सलूक कर रही है, जो कुछ भी हो रहा है ड्रग के साथ हमारी बॉडी के अंदर, उसके मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वो क्या है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, देन थेराप्यूटिक्स आते हैं। थेराप्यूटिक्स में क्या होगा, स्टडी ऑफ हाउ ड्रग मे बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हम थेरेपी किसे बोलते हैं, ट्रीटमेंट को बोलते हैं ना, तो उसी तरह से हम देखेंगे कि ड्रग जो है किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट में किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। विच अमंग द ड्रग्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर और व्हाट डोज वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, हम देखते हैं ना, हम मेडिसिन किसी को दे रहे होते हैं या जो फिजिशियन है वो रेकमेंड कर रहा होता है जब मेडिसिन, तो उसको पता होता है कि इस डिजीज के लिए मैंने ये मेडिसिन देनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्टमक में पेन है, स्टमक है क्या उसको, तो हम उसको मेप्राजोल देते हैं। ठीक है, अगर किसी को हेडेक है तो हम उसको पोंस्टान, पैरासीटामोल या एस्पिरिन वगैरह देते हैं। तो हमें पता है कि किस तरह की मेडिसिन किस डिजीज के लिए इफेक्टिव होगी और उसकी कितनी जो है वो डोज रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये सब कुछ थेराप्यूटिक्स में आता है। देन कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैरासाइट्स लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन लिविंग बॉडीज। जैसे देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन पे जो चीजें इफेक्ट करती हैं, जो मेडिसिन उन पे इफेक्ट करती है या जो उनकी ग्रोथ को रोकती है या जो उनकी ग्रोथ को कम कर देती है, तो वो क्या होती है, वो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, विदाउट डैमेज टू द होस्ट, उससे उन मेडिसिन से हमारी बॉडी को किसी भी किस्म का कोई हार्म नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसके अलावा कीमोथेरेपी हम किन को बोल सकते हैं, किस मेडिसिन को बोल सकते हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है वो, कि वो सेल जो है वो सेल ग्रो किए जा रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो उस तरह के सेल्स को ट्रीट करने के लिए, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स चाहिए होती हैं। तो कीमोथेरेपी इज अ ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूजेस पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन योर बॉडी। कीमोथेरेपी इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर सिंस कैंसर सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई मच मोर क्विकली देन मोस्ट सेल्स इन द बॉडी। कि हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल से ज्यादा कैंसरस सेल ग्रो करते हैं, तो उन कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए हमारी कीमोथेरेपी कराई जाती है। ठीक है, तो आगे जाके जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स की बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, तो हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ आप लोग एक डेफिनेशन याद रख रहे हैं जो टर्मिनोलॉजी से रिलेट करती थी, तो वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। लेकिन कीमोथेरेपी एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपकी फार्माकोलॉजी के अंदर। देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जैसे उसके नाम से जाहिर है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन मैन, कि ह्यूमन के अंदर जो ड्रग्स का इफेक्ट है वो हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर देखते हैं। इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनामिक्स, हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं ना इसकी, एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स इन मैन, यंग, एडल्ट, ओल्ड, हेल्दी और सिक पर्सन। मतलब हर तरह के इंडिविजुअल के अंदर हम उस ड्रग की फार्माकोडायनामिक देखते हैं
कि ड्रग उस बॉडी के साथ क्या कर रही है और फिर उस बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है। तो हम ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है ह्यूमन के अंदर देखते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। फिर हम इसमें देखते हैं न्यूरो फार्माकोलॉजी कि हमारे नर्वस सिस्टम पे किस तरह से ड्रग्स इफेक्ट करती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किस तरह से इफेक्टिव होती हैं, और डेंटल फार्माकोलॉजी होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जितने भी सिस्टम्स हैं उन तमाम के लिए जो हमारी फार्माकोलॉजी की ब्रांच एक सेपरेट बनती है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड मेडिसिन जो है वो सेपरेट होती हैं, और उन सबके यूजेस, उनके इफेक्ट्स वगैरह वो सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम वो तमाम चीज़ें भी आगे जाके सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे कि किस सिस्टम में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। देन आती है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है बेसिकली कि टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाना किसी चीज़ के। इट डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट को डील करते हैं ये। It is concerned not only with the drugs used in therapy but also with many other chemicals responsible for household, environmental और industrial poisoning। टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रॉड टर्म आ जाती है ना, तो इसके अंदर जितनी भी हाउस होल्ड है, एनवायरमेंटल या इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग हो रही है, केमिकल पॉइजनिंग जो हो रही है, ठीक है, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांच के अंदर। फिर ड्रग एक्शन की बेसिक्स होती है, तो हम वहाँ से हम देखते हैं कि हम टॉक्सिकोलॉजी कहाँ पे प्लेस करती है। अगर हम कोई भी ड्रग देते हैं किसी को तो उसका डिजायर्ड एक्शन क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है मेडिसिन का, मतलब किसी पर्सन को अगर पेन हो रहा था तो आपने उसको मेडिसिन दिया तो उसको पेन रिलीव हो गया, तो क्या है ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आया हमारी मेडिकेशन का। साइड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट जो हमें पहले से पता होता है और बहुत सारे लोगों में वो साइड इफेक्ट देखने में आता है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर आप किसी को दे रहे हो तो उनकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, मून फेस हो जाता है, तो हमें ये पता है पहले से, ठीक है, कि नोन एंड फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड एक्सपेक्टेड रिएक्शन टू अ ड्रग, कि किसी भी ड्रग के जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन होते हैं, हम कहते हैं ना इस ड्रग के ये साइड इफेक्ट आएंगे आपको, ठीक है, तो क्या है वो हमें पहले से पता होते हैं। और एडवर्स रिएक्शन क्या होती हैं, अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन दैट आर नॉट रिलेटेड टू यूजुअल इफेक्ट ऑफ अ नॉर्मल डोज ऑफ अ ड्रग। अगर किसी ड्रग की नॉर्मल डोज आपने किसी को दी है और उससे जो रिएक्शन आ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को हमने कोई इन्फेक्शन है, उसको जीआईटी का हमने उसको जो थी वो दे दी, फ्लैजल दे दी, जिसे हम मेट्रोनिडाजोल बोलते हैं, हमने वो दे दी किसी पेशेंट को, तो क्या हुआ, नॉर्मली तो अगर हम किसी को मेट्रोनिडाजोल दें तो उसको रिएक्शन नहीं आते हैं। अगर अनएक्सपेक्टेडली उस पर्सन को एलर्जी थी उससे, तो एडवर्स रिएक्शन आ गया ना, कि उसकी जहाँ पे आपने वो ड्रिप लगाई है वो पूरा बाजू जो है वो स्वेल करना शुरू कर देगा वहां से जहाँ पे आपने ड्रिप लगाई है, तो ये एडवर्स रिएक्शन आया ना कि अनएक्सपेक्टेड था, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको वो नहीं लगाओगे मेडिसिन। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के साथ डील करती है कि वो ड्रग टॉक्सिक कब हो जाती है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली क्या होती है। तो हम हर ड्रग के एडवर्स रिएक्शन पढ़ेंगे कि वो ड्रग जो है किस किस कंडीशन में जाके टॉक्सिक हो सकती है और एडवर्स रिएक्शन उसके क्या आ सकते हैं। देन फार्माकोग्नोसी होती है, ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मेडिसिन का नॉलेज, कि मेडिसिन किस तरह से बनाई जाती है। The branch of knowledge concerned with medicinal drugs obtained from plants or other natural sources, कि नेचुरल सोर्सेज से, प्लांट से, किसी भी हर्ब से हम किस तरह से मेडिसिन निकाल सकते हैं, उससे बना सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम मेडिसिन, ठीक है। तो हम ये सब कुछ किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। देन फार्मेसी आती है, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रेपरेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, ठीक है, कि हम ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कौन सी ड्रग किस पर्सन के लगनी है, किस प्रॉब्लम के लिए लगनी है, किस डिजीज को ट्रीट करेगी, कितनी डोज में होगी, हम उस ड्रग को सिलेक्ट करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे ठीक रहती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं उनको रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है, ठीक है। हर ड्रग को प्रिजर्व करने का तरीका अलग से है, ठीक है, और उनको टेम्परेचर भी डिफरेंट रिक्वायर होता है, तो हम प्रिजर्व भी करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, हम उनकी प्रेपरेशन भी बाद दफ़ा हम कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ मेडिसिन को मिक्स करके एक स्पेसिफिक डोज हम तैयार कर रहे होते हैं, कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, हम मेडिसिन वहाँ से उठा के किसी दूसरे को दे रहे होते हैं, एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, तो हम ये ड्रग्स को क्या कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, प्रिजर्व कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी वो साइंस जो इन सब चीज़ों को डील करती है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी बोलते हैं। नॉर्मली भी हम फार्मेसी से यही लेते हैं ना कि जहाँ से आपको मेडिसिन मिलेगी, जहाँ पे मेडिसिन प्रिजर्व हुई होगी, जहाँ पे मेडिसिन पे लेबल्स लगे हुए होंगे, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें किस में आती हैं, वो फार्मेसी की टर्म के अंदर आती हैं। देन पोसोलॉजी आती है, ग्रीक वर्ड पोसोस मीन्स हाउ मच, कितनी अमाउंट में ड्रग चाहिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द डोजेज ऑफ ड्रग, कितनी ड्रग की डोज लग रही है। आप देखें ना ड्रग की डोज ऐसे तो नहीं ना कि हम बड़े को भी वही लगा रहे हैं, अडल्ट को भी वही लगा रहे हैं, बच्चे को भी हम सेम डोज दे रहे हैं। बच्चों के लिए डिफरेंट डोज होती है, टीन एजेस के लिए डिफरेंट डोज होती है ड्रग की, उसके बाद अडल्ट के लिए डिफरेंट होती है, ओल्डर अडल्ट के लिए डिफरेंट डोज होती है,
फिर डिफरेंट डिजीज कंडीशन में डिफरेंट डोज होती है मेडिसिन की, कितनी लगनी है, कितने टाइम में लगनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लगनी है। तो हम सब तमाम चीजें किस में डील करते हैं, हम पॉथोलॉजी में डील करते हैं, ठीक है। देन फार्माकोजेनेटिक्स आती है, तो नाम से जाहिर हो रहा है कि जीनोमिक्स जेनेटिक स्टडी में हम देखते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक टेक्नोलॉजी टू ड्रग डिस्कवरी। हम देखते हैं कि हमारी वो जो ड्रग है हमारे जेनेटिक सिस्टम को किस तरह से मॉडिफाई करती है। देखिए ना, जब वॉर्म में बच्चा होता है, बच्चा फीटस डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तो सर्टेन मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो अगर मदर ले लेती है तो वो क्या करती है, प्लेसेंटा को पास करके बच्चे के जेनेटिक इफेक्ट करती हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसे हम टेराटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं, कि जो बच्चे की जेनेटिक जो मटेरियल है उसके लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। बच्चे का जो डीएनए डेवलप कर रहा होता है उस वक्त उसमें जो है वो म्यूटेशंस लेकर आती हैं, तो वो ड्रग्स हमने अवॉइड करनी होती हैं उन कंडीशन में। तो ये तमाम नॉलेज जो फार्माकोजेनेटिक्स का नॉलेज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि हमने देखना होता है कि हमारी ये ड्रग्स जो हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के जेनेटिक्स पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं, ठीक है। देन टर्मिनोलॉजी हम आगे देखते हैं तो क्या है, ड्रग रिसेप्टर की टर्म आती है इसके अंदर, द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी विद विच ड्रग इंटरैक्ट टू ब्रिंग अबाउट देयर इफेक्ट। अब देखिए ना आप, हमने ड्रग ले ली, ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, हमारे ब्लड के अंदर चलेगी ड्रग किसी तरह से। अब वो ड्रग पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, ड्रग को किस तरह से पता चलेगा कि मेरी ज़रूरत कहाँ पर है, उस स्पेसिफिक ड्रग के स्पेसिफिक पॉइंट पर, मतलब हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रिसेप्टर लगे होते हैं जिन्होंने उस ड्रग को अपने साथ में अटैच करना होता है। एक तरह से आप सोच लें कि जैसे कहीं जगह पे आग लगती है तो वहाँ पे फायर अलार्म बजा दिए जाते हैं कि यहाँ पर आग लगी, ताकि दूर से आने वालों को पता चले कि यहाँ पर आग लगी हुई है। उसी तरह से जहाँ पे पेन हो रहा होता है वहाँ पे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी ड्रग जब ब्लड के साथ वहाँ उस पॉइंट से मूव करती है ना, तो उस वक्त वो सिग्नल मिलते हैं और ड्रग उस पॉइंट पे, उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देती है एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर, ठीक है। फिर उसका क्या होता है, वहाँ से इफेक्ट आना शुरू होता है। इनर्ट बाइंडिंग साइट क्या होती है, इनर्ट बाइंडिंग साइट बेसिकली कि ड्रग किसी पॉइंट पर अटैच हो गई है लेकिन वहाँ पे वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रही है। अ मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग में बाइंड विदाउट चेंजिंग एनी फंक्शन, मतलब किसी भी किस्म का ड्रग अपना इफेक्ट नहीं दे रही है, सिर्फ जस्ट बाइंड हुई है उसके साथ, ठीक है। वहां से बाइंड हुई है, सेल के अंदर चली गई, सेल के अंदर एब्जॉर्ब होकर उसने वहां पे अपना इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। अब रिसेप्टर साइट क्या होती है, हर रिसेप्टर के ऊपर दो तरह की साइट्स होती है, इनर्ट बाइंडिंग साइट होती है और रिसेप्टर साइट होती है। रिसेप्टर साइट क्या होती है, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल टू विच द ड्रग बाइंड्स, ठीक है। ड्रग उसके साथ बाइंड करेगी और कोई फिजियोलॉजिकल चेंज लेकर आएगी। जैसे यहाँ पे अगर ड्रग बाइंड करती है तो क्या करेगी, एक फिजियोलॉजिकल चेंज लेकर आएगी, तो ये क्या है, रिसेप्टर साइट होगी। ट्रांसपोर्टर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टर उसके नाम से पता चल रहा है आप लोगों को कि वो चीज जो ट्रांसपोर्ट कर रही है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी भी ड्रग को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि कोई जो मेडिसिन है वो लिपिड नेचर की है, तो वो तो आराम से सेल मेम्ब्रेन, जो है हमें पता है ना, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो वो तो आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर कोई मेडिसिन जो है वो वाटर कंपोनेंट है उसमें ज्यादा, तो वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वो कैसे जाएगी मेडिसिन। वो मेडिसिन जो है उसको कैरियर प्रोटीन्स लेके जाएंगी जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहले से मौजूद है, वो उस मेडिसिन को अपने साथ अटैच करेंगी और अटैच करके सेल के अंदर डाल देंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसपोर्टर का रोल प्ले किया, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल यूजुअली अ प्रोटीन दैट कैरीज अ ड्रग, for example neurotransmitter or other molecule across the membrane in which it is not permeable, कि जहां से वो permeable नहीं था, हमारा हाइड्रोफिलिक जो था कंपोनेंट था, हमारी जो मेडिसिन थी वो बाइलेयर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकी, तो उसको किसने अंदर डाला, उसको जो कैरियर प्रोटीन थी, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन थी, उन्होंने सेल के अंदर उसको रसाई दी और वहां जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया। देन स्पेयर रिसेप्टर्स आते हैं। स्पेयर रिसेप्टर का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पेयर रिसेप्टर की डेफिनेशन के अंदर। तो सिंपली आप डेफिनेशन को रट्टा तो मार सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए एक बात मैं बता दूं, स्पेयर का मतलब होता है जो फालतू पड़े हुए हैं। अभी तक आपके जितने भी सेल के ऊपर रिसेप्टर थे, फॉर एग्जांपल 100 रिसेप्टर थे, ठीक है, और 100 रिसेप्टर के साथ क्या हुआ कि ड्रग के 30 मॉलिक्यूल्स आए और वो 30 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गए, और उन 30 ने ही उतना इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे दिया जितना आपको रिक्वायर्ड था, डिजायर्ड रिस्पॉन्स जितना आपको चाहिए था उतना उन्होंने दे दिया। तो बाकी के जो 70 रिसेप्टर थे वो स्पेयर रिसेप्टर होंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ 30% रिसेप्टर जो थे वो सैचुरेट हुए हैं और आपको इनफ जो रिस्पॉन्स था वो मिल गया है, तो बाकी के आपके रिसेप्टर स्पेयर रिसेप्टर होंगे, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों के स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसेप्टर दैट डज नॉट बाइंड ड्रग
when the drug concentration is sufficient to produce maximum effect is present, कि जब ड्रग इतनी हो कि वो sufficient रिस्पॉन्स दे सकती हो लेकिन फिर भी रिसेप्टर उस ड्रग को अपने साथ बाइंड ना करें क्योंकि हमें इनफ रिस्पॉन्स मिल चुका है। देखें यहाँ रिसेप्टर सारे खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे आके सिर्फ 3 रिसेप्टर पे आके ड्रग जो थी वो बाइंड की और मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपको मिल गया, तो बाकी रिसेप्टर अपने साथ ड्रग को बाइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल गया, हमें और ड्रग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास और टर्मिनोलॉजी में आती है मिनिमम डोज। मिनिमम डोज का क्या मतलब होता है? कम से कम मिकदार। द मिनिमम डोज इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ द ड्रग दैट प्रोड्यूस द थेराप्यूटिक इफेक्ट, कि वो कम से कम मिकदार मेडिसिन की जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको दे सके, जो थोड़ा बहुत किसी तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके बॉडी के अंदर, कुछ चेंजेस लेकर आ सके, कुछ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस ला सके, तो वो क्या है? वो मिनिमम डोज है किसी ड्रग की। देन मैक्सिमम डोज आती है। मैक्सिमम डोज क्या है? द मैक्सिमम डोज इज द कंसीडर्ड द लार्ज डोज ऑफ ड्रग दैट कैन बी सेफली एडमिनिस्टर्ड। अगर आप सेफली कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहते हैं लार्जेस्ट डोज में, तो वो क्या है? वो आपकी मैक्सिमम डोज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं किसी पर्सन को बुखार हो गया तो आपने उसको पैराडोल देनी है या पैरासीटामोल देनी है, तो पैरासीटामोल की जो मिनिमम डोज होगी वो क्या होगी? 1 से 2 टैबलेट होंगी। ठीक है, एक टाइम पे। तो मैक्सिमम डोज का क्या मतलब होगा? ज्यादा से ज्यादा आप कितनी ले सकते हैं? तो पैरासीटामोल की मैक्सिमम डोज ये है कि जब तक आप उसको सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो वो कितनी है? 4 ग्राम्स है। एक 500 mg की टैबलेट होती है, तो आप अगर वो 8 टैबलेट दिन की खा चुके हैं, 24 घंटे में आपने 8 टैबलेट खा लिए, तो इससे ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आगे वो जाके टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो ये क्या है? ये उसकी मैक्सिमम डोज हो गई। ठीक है, मिनिमम डोज भी आपको पता चल गई, मैक्सिमम डोज भी पता चल गई। देन आती है टॉक्सिक डोज। द टॉक्सिक डोज ऑफ अ ड्रग इज कंसीडर्ड द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट विल प्रोड्यूस नॉक्शियस और हार्मफुल इफेक्ट, कि वो अमाउंट ड्रग की, वो डोज ड्रग की जो कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, वो क्या है? वो टॉक्सिक डोज होती है। देन लीथल डोज आती है। लीथल डोज जो कि आपकी डेथ कॉज कर सकती है इतनी ज्यादा अमाउंट में अगर आपने ले ली है। अब देखते हैं ना, सुनते हैं कि मतलब किसी ने नींद की गोलियां खा ली हैं तो उसकी डेथ हो गई है। अगर हम उसकी मिनिमम डोज लें तब भी इतना मतलब नहीं होगा, हम 1 या 2 गोलियां खा रहे हैं हमें नींद आ जाएगी। मैक्सिमम डोज भी उसकी 2 से 3 होगी, जो आप 4 हो जाएंगी हद, जो आप एक रात में खा सकते हैं। उससे आगे टॉक्सिक डोज शुरू हो जाएगी, लेकिन जब आप वो डब्बी पूरी भरकर खा लेंगे तो क्या है? वो लीथल डोज हो गई, उससे डेथ हो सकती है। तो मोस्टली लोग डेथ पर्पज के लिए क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डोज एक साथ ले लेते हैं, तो क्या होता है? वो डेथ कॉज कर देती है। सिंगल डोज का क्या मतलब होता है? कि आपने ड्रग सिर्फ एक दफा ही ली है। इट इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस टू बी टेकन एट वन टाइम, जो आपने सिर्फ एक दफा लेनी है लाइफ में, या एक टाइम पे एक दफा लेनी है आपने। डेली डोज का मतलब आपने रोजाना 24 घंटे के बाद लेनी है। द डेली डोज ऑफ अ ड्रग इज अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस टू बी टेकन इन 24 आवर पीरियड, की 24 आवर पीरियड में एक दिन में आपने कितनी डोज लेनी है ड्रग की। देन मेंटेनेंस डोज आता है। मेंटेनेंस डोज का क्या मतलब होता है? अब आपने जब शुरू में ड्रग देनी शुरू की, इनिशियल डोज आपने दे दी, या जिसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आया, उसको बहुत ज्यादा पेन था या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसका स्प्रेड किया हुआ था। हम इन्फेक्शन की बात ले लेते हैं। इन्फेक्शन अगर उसको ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ था तो आपने क्या किया? आपने हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक जो थी वो उसको इमीडिएट बेसिस पर 2 टैबलेट खिला दी। ठीक है, वो आपकी क्या होगी? लोडिंग डोज होगी। उससे क्या होगा कि आपको इमीडिएट बेसिस पे इफेक्ट मिलेगा 24 घंटे के अंदर, कि आपका वो जो इन्फेक्शन था वो स्प्रेड करना रुक जाएगा। फिर उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एंटीबायोटिक की उतनी क्वांटिटी, उतनी डोज ब्लड के अंदर मेंटेन करने के लिए आप मेडिसिन और देना शुरू करते हैं। वो आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं, वो आप 8 आवरली बेसिस पे दे सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को, उस डोज को ब्लड के अंदर मेंटेन करने के लिए जो आप बाद में डोज देंगे वो क्या है? वो मेंटेनेंस डोज होगी। द मेंटेनेंस डोजेज ऑफ अ ड्रग इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन टू मेंटेन और कंटिन्यू अ डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट, कि अगर आप किसी भी थेराप्यूटिक इफेक्ट को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक डोज दे देंगे। देन में जो आती है थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो का क्या मतलब होता है? Therapeutic window is the ratio between minimum effective concentration to the minimum toxic concentration. Minimum effective concentration क्या? ड्रग की वो कम से कम अमाउंट, जिसे हम मिनिमम डोज भी कहते हैं, ड्रग की वो कम से कम अमाउंट जो कि इफेक्टिव हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करा सकती हो। ठीक है, टू द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। मिनिमम टॉक्सिक क्या है? जो कम से कम आपकी टॉक्सिक रिजल्ट देती हो। द ड्रग्स विद ब्रॉड थेराप्यूटिक विंडोज आर सेफर टू यूज। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए ना कि अगर एक ड्रग की
2 टैबलेट एक टाइम पे खाना क्या है, वो उसका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ठीक है। और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि 8 है, तो आपको पता है आप 2 से लेकर 6 तक जो टैबलेट्स है वो आराम से खा सकते हैं एक दिन के अंदर। आपको पता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा 8 से ऊपर चला जाऊंगा तो क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्रॉड थेराप्यूटिक विंडो होगी कि आप इस पूरे रीजन के अंदर कितनी भी डोज दे दें वो क्या है, वो सेफ है। लेकिन अगर किसी ड्रग की नैरो थेराप्यूटिक विंडो हो जिसमें सिर्फ mgs का फर्क हो, मतलब अगर आपने कहा कि वो 4 mg जो ड्रग थी वो क्या थी, वो मिनिमम कंसंट्रेशन थी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है 4 mg, और आप कह रहे हैं कि जो 5 mg है वो टॉक्सिक है इसकी, या 6 mg इसकी टॉक्सिक है, तो 4 to 6 बीच में सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी वो ड्रग एडमिनिस्टर करते हुए, कि अगर इसकी जरा सी भी क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें जो है ड्रग की टॉक्सिक डोज जो कि मिनिमम होगी और इफेक्टिव डोज जो है वो आप इस तरह से लिखेंगे TD50 एंड ED50, ये टॉक्सिक डोज है और ये इफेक्टिव डोज होगी ड्रग की, ठीक है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। हमने आज टर्मिनोलॉजी डिस्कस की फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। हमारे कंटेंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिस्ट्री पे बेस करता है, तो मैंने आप लोगों से पूछना था कि हम लोग हिस्ट्री को फोकस करें या फिर हम जो है सिलेबस पे कंटिन्यू करके हम हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि पेपर में उसमें से कुछ भी नहीं आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग उसको करना चाहते हैं या हम उसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पर चले जाएं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स होंगे किसी एक राय के बारे में तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसको प्लीज ऑनलाइन देखिएगा डाउनलोड करने की बजाय, इससे हमें रजिस्ट्रेशन में हेल्प होगी। और जैसे ही हमारा चैनल रजिस्टर हो जाएगा तो हम लोग अपनी पूरी टीम वर्क जो है वो शुरू करेंगे और आप लोगों को लेक्चर जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।